हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 मई 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सौरोना ट्रायंगुला और सौरोना ऑरिगेरा किसकी दो प्रजातियां हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सांप स्नेक, ऑप्शन बी है बटरफ्लाई तितलियों की, ऑप्शन सी है घास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बटरफ्लाई तितलियों की। सौरोना ट्रायंगुला और सौरोना ऑरिगेरा किसकी दो प्रजातियां हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तितलियों की, बटरफ्लाई की। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ये नाम दिया किसने है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम ने, जो कि कहाँ पे है? लंदन में है। नाम किसने दिया है? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम ने। और किनके सम्मान में ये नाम दिया गया है? तो उनका नाम है J.R.R. टोल्किन। ए न्यू ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई हैज़ बीन नेम्ड सोरोना इन ऑनर ऑफ J.R.R. टोल्किन, जिनका किरदार था लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी में विलेन का। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या रखना है यहाँ पे? सौरोना ट्रायंगुला और सौरोना ऑरिगेरा किसकी दो प्रजातियां हैं? तो बटरफ्लाई की है। नाम किसने दिया है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने, जो कि कहाँ पे है? लंदन में है। और किनके सम्मान में दिया गया है? J.R.R. टोल्किन के सम्मान में, ठीक है, उनके ऑनर में। और इनका किरदार किस में है? लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी में है, जो कि विलेन का किरदार है। नेक्स्ट आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है चंडीगढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस शहर में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट आते हैं, भारत अप्रैल 2023 के लिए किस देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए शीर्ष स्रोत बाजार टॉप सोर्स मार्केट के रूप में सबसे आगे है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत अप्रैल 2023 के लिए किस देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए टॉप सोर्स मार्केट के रूप में सबसे आगे है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण, शॉर्ट में बोलते हैं स्टार्ट, नामक एक नए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी है HAL, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है स्काई रूट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। किस संस्था ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं स्टार्ट, नामक एक नए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो ने। अच्छा, इसका ये जो प्रोग्राम है आपका स्टार्ट प्रोग्राम, ये क्या कवर करेगा? वेरियस डोमेन ऑफ स्पेस साइंस इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स एंड सन अर्थ इंटरेक्शन, इंस्ट्रूमेंशन एंड एरोनॉमी। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है एक। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में क्या मिला था? लिथियम रिजर्व मिला था। और जम्मू के बाद अभी हाल ही में मिला है कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट में रेवांत हिल, जो कि देगाना में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट आते हैं, फिनटेक क्षेत्र किस वर्ष तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बन जाएगा? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 2035 तक, ऑप्शन बी है 2030, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2028। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 2030 तक। फिनटेक क्षेत्र किस वर्ष तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बन जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2030 तक। नेक्स्ट आते हैं, 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेघालय। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में
कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड के संगमा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी जिसके अध्यक्ष होंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी है नीति आयोग के सीईओ। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नीति आयोग के सीईओ कौन है अभी। ऑप्शन सी है आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी है सहकारिता मंत्री। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी जिसके अध्यक्ष होंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। नेक्स्ट आते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 कब मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 15 मई, ऑप्शन बी है 14 मई, ऑप्शन सी है 16 मई, ऑप्शन डी है 7 मई। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं? 7 मई को। और 2023 की इसकी थीम है, जो इम्पोर्टेंट थीम आपको याद रखना है। थीम क्या है? एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगनिंग। विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 की थीम क्या है? एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट आते हैं, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और इसमें प्रोवाइड किया जाएगा 1500 रुपये पर मंथ एज इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि टू ऑल द वुमेन एज, जिनकी एज कितनी हो 18 से 60 साल के बीच में। और कहाँ पे? स्पीति वैली में। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। किस राज्य ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने स्थानीय नवीन विचारों और समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नायकअप गोगप लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। किस देश ने स्थानीय नवीन विचारों और समाधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नायकअप गोगप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान ने। और यह इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एम्प्लॉयमेंट का, इसके साथ ही DHI इनोटेक और UNDP का। तो जो नायकअप गोगप है किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, DHI इनोटेक और UNDP का। दाउगी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, यह भारत और किस देश के बीच स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। दाउकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। और भारत में कहाँ? भारत में कहाँ? मेघालय में। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने कृषि और बाजार सूचना प्रणाली एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है FAO, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है WTO। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। किस संस्था ने कृषि और बाजार सूचना प्रणाली एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO ने, FAO ने। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह क्या है?
इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है, याद रखना है। जो एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह क्या है? इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है टू इन्हेंस फूड मार्केट ट्रांसपेरेंसी एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर फूड सिक्योरिटी। और ये लॉन्च हुआ था कब? 2011 में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना कब लॉन्च हुआ था? तो 2011 में। और किसके द्वारा? बाय द G20 मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फॉलोइंग द ग्लोबल फूड प्राइस हाइक इन 2007-8 एंड 2010। तो याद क्या रखना है? एग्रीकल्चरल मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च कब हुआ था? 2011 में। यह क्या है? एक इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है। और किसके द्वारा हुआ था ये लॉन्च? G20 की मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर लोगों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं किस संस्था ने 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नीति आयोग, ऑप्शन बी है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सीईए शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है इसरो। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। तो अगर मिनिस्ट्री पूछते हैं तो तब आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किस संस्था ने 2029-30 के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता मिश्रण ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी मिक्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है? तो बस कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है यह 2029-30 तक कितनी हो जाएगी? 7,77,144 मेगावाट, जिसमें इंक्लूड होगा 2,92,566 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक। इसके बाद 2,51,683 मेगावाट कोयल और लिग्नाइट, 99,895 मेगावाट विंड होगा, 53,860 मेगावाट ऑफ हाइड्रो का कितना होगा? 53,860 मेगावाट, 24,824 मेगावाट गैस का होगा, 18,986 मेगावाट किसका होगा? पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का। और न्यूक्लियर का कितना होगा? इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर का पूछ सकते हैं एग्जाम में, 15,480। और 14,500 मेगावाट होगा बायोमास का, और 5,350 मेगावाट होगा स्मॉल हाइड्रो का। तो बस इस डाटा को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, स्पेशली न्यूक्लियर का याद रखना है आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट आते हैं स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, इसे प्रोजेक्ट स्मार्ट बोलते हैं, को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। और रेल मंत्रालय और किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है JICA जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ऑप्शन बी है ADB, ऑप्शन सी है कनाडा इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड सी। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, शॉर्ट में बोलते हैं JICA। स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। और रेल मंत्रालय और किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो JICA के साथ, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? प्रोजेक्ट स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलोंग मुंबई अहमदाबाद स्पीड रेल। नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज को 36 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है INS सूरत, ऑप्शन बी INS खंडेरी, ऑप्शन सी INS मगर, ऑप्शन डी INS कलवरी।
सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी INS मगध। हाल ही में किस भारतीय नौसैनिक जहाज को 36 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा INS मगध को। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधा आंसर बता रहा हूँ। कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सीरिया। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ से याद किया रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरिया कब अरब लीग से बाहर हुआ था? 2011 में। सीरिया वाज आउटस्टेड फ्रॉम द अरब लीग इन 2011। ठीक है, तो 2011 में ये बाहर हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना अरब लीग क्या है? तो अरब लीग की जो स्थापना हुई थी 1945 में, शुरू में 6 नेशन थे, जस्ट 6 नेशन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरबिया और एंड सीरिया। तो जब इस्टेब्लिश हुआ था, जब इसका क्या बोलते हैं अरब लीग इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय सीरिया मेंबर कंट्री था। उस समय टोटल 6 नेशन थे जिसमें सीरिया भी था। इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, लेबनान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, सीरिया हो गया। और 2011 में इसे सीरिया को बाहर कर दिया गया था। करेंट में कितने मेंबर है? करेंट में अरब लीग में कितने मेंबर है? तो 22 मेंबर स्टेट है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UNESCAP, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है WEF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर कौन बने हैं? वर्ल्ड बैंक के हेड बने हैं अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा। और इनको पद्मश्री कौन से साल मिला था? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि अजय बंगा जी को पद्मश्री कौन से साल में मिला था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए UNESCAP। ESCAP का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। किस संस्था ने हाल ही में रेस टू नेट जीरो शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UNESCAP ने। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने पहले चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी चीन। किस देश ने पहले चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। और कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे इसमें? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक MCQ का, जिसका सीधा संबंध किससे होता है? करंट अफेयर से, और कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, भारत में यौन उत्पीड़न निवारण प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2013 में, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 2007। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2013। भारत में यौन उत्पीड़न निवारण प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2013 में। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने हिंडनबर्ग फाउंडेशन के अडानी समूह के खिलाफ शेयर की कीमतों में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अभय मनोहर सप्रे। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने हिंडनबर्ग फाउंडेशन के अडानी समूह के खिलाफ शेयर की कीमतों में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने वाली विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अभय मनोहर सप्रे ने। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के अगले निदेशक बनने के लिए तैयार है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के अभी DGP कौन है? प्रवीण सूद। और ये क्या बनेंगे? CBI के निदेशक बनेंगे।
नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम खबरों में था, इसे किसके लिए लॉन्च किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्य पारेषण प्रणाली, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी है, अबे रुक जा, ऑप्शन बी है व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा, इनकरेजिंग बिहेवियरल चेंज दैट विल बी नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन सी है धरती माता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार, रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ऑप्शन डी है, छोटा करो, ऑप्शन डी है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना के तहत वेस्ट टू वेल्थ प्लांट तैयार करना। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इसे किसके लिए लॉन्च किया गया है? इनकरेजिंग बिहेवियरल चेंज दैट विल बी नोटिफाइड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था 2023-24 का, तो उन्होंने 7 प्रायोरिटीज रखी है, जिसे बोलते हैं सप्तऋषि, और 7 प्रायोरिटी में एक है आपका ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, अब वो 7 प्रायोरिटी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि 7 प्रायोरिटी कौन सी है। तो एक है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक है आपका रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ये क्या है? 7 प्रायोरिटीज है किसका? बजट 2023-24 का, जिसे बोलते हैं सप्तऋषि। नेक्स्ट आते हैं, अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी के संदर्भ में, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एनपीटी, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है, एनपीटी अप्रसार संधि वर्ष 1968 में अस्तित्व में आया और अमेरिका, रूस जो कि पूर्व में क्या था, यूएसएसआर था, यूके, फ्रांस और जर्मनी को छोड़कर किसी अन्य राज्य को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकता है। जो दूसरा कथन है, स्टेटमेंट है, इस संधि पर दुनिया के लगभग हर देश ने हस्ताक्षर किए हैं, भारत कुछ गैर हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है, भारत ने साइन नहीं किया एनपीटी पे, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या है? जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, एनपीटी अप्रसार संधि, यह 1968 में आया, यहाँ तक सही है। और अमेरिका, रूस, यूएसएसआर जो पहले यूएसएसआर था, यूके, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी ना होगी क्या होगा? चीन होगा। जर्मनी ना होगी क्या होगा? चीन होगा। तो पहला आपका गलत हो गया, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? याद कर रखना है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब आया था, एक्सिस्टेंस में कब आया था, यह अस्तित्व में कब आया था? 1968 में। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी कब आया था अस्तित्व में? 1968 में। और यहाँ पे क्या यूएस, रसिया, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना होगा, ना कि जर्मनी होगा, इसलिए वहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। नेक्स्ट आते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला तो स्टेटमेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचकांक लॉन्च किया। दूसरा है, सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2021 है। तीसरा है, सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1 and 3 ओनली। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। क्यों? तो इसमें कोई बेस ईयर नहीं लिया जाता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होता है, वित्तीय समावेशन सूचकांक, इसमें आधार वर्ष नहीं लिया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी पहला और तीसरा सही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? आरबीआई करती है।
और सूचकांक प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए कंपोजिट फाइनेंस इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लॉन्च कौन करता है? RBI करती है। द FI इंडेक्स हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी बेस ईयर, ठीक है, इसलिए वो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत था, विदाउट एनी बेस ईयर। और FI इंडेक्स को हर एक साल पब्लिश कब करते हैं? जुलाई में, हर एक साल जुलाई में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है आपको, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर 2022। इसमें इंडेक्स इम्प्रूव किया है 56.4 और जो कि 2021 में कितना था? 53.9। तो आपको याद क्या रखना है, जो FI इंडेक्स है 2022 का कितना है? 56.4 है। 2021 में कितना था? 53.9 था। नेक्स्ट आते हैं GST परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए GST परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी है, तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो GST काउंसिल का रिकमेंडेशन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, लिख रहा है बाइंडिंग है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बाकी केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष से बिल्कुल सही है। यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसे राष्ट्रपति ने भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार स्थापित किया है, ये भी आपका सही है। प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है, तो डी भी आपका सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लोग डीजल वाहनों को क्यों पसंद करते हैं? तो जो पहला है ना आपका पहला स्टेटमेंट, दे ऑफर मोर टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? एक रोटेशनल या टर्निंग फोर्स होता है। एंड आर लेस्ट लाइकली टू स्टॉल एज दे आर कंट्रोल बाई ए मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर, देयर बाई प्रोवाइडिंग टू बी बेटर फॉर हॉलेज। तो ये आपका सही है। लोग डीजल वाहनों क्यों पसंद करते हैं? तो वे अधिक टॉर्क प्रदान करते हैं और स्टॉल की संभावना कम होती है क्योंकि वे एक यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिससे ढुलाई के लिए बेहतर साबित होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और डीजल इंजन के बारे में एक चीज़ याद रखो, जो डीजल इंजन होता है ना, यह स्पार्क प्लग यूज नहीं करता है। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, डीजल इंजन यूज हाई वोल्टेज स्पार्क प्लग एंड दस यूज लेस फ्यूल पर किलोमीटर एज दे हैव हायर कंप्रेशन रेशियो। हायर कंप्रेशन रेशियो होता है, चलो ठीक है, लेकिन यह यूज नहीं करता है स्पार्क प्लग को, इसलिए आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ओनली 1। सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। नेक्स्ट आते हैं, बस एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखो, डीजल इंजन डोंट यूज हाई वोल्टेज स्पार्क इग्निशन स्पार्क प्लग। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया टाइटल 42 निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। यह क्या था? एक क्या बोलते हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शन था जो टाइटल 42 है। और कब आया था? 2020 में, जब उस समय USA के प्रेसिडेंट कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। US मैक्सिको बॉर्डर का थोड़ा सा इशू है। तो टाइटल 42 निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है आपका स्टेटमेंट, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान CSM ने गन्ने के सिरे आधारित अश्वनी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट राख से सल्फेट ऑफ पोटास SOP और म्यूरेट ऑफ पोटास MOP दोनों को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। किसने? CSM ने। दूसरा है जो CSM है, यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कार्य करता है। तो जो पहला स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है और सेकंड भी सही है। जो CSM है, यह CSIR
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में काम करता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आरके को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।